बिहार उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार की सियासत गर्म होनी शुरू हो गई और प्रशांत किशोर फैक्टर साफ साफ दिखने लगा है। दो पहलू हैं, एक तो एनडीए में भी घमासान है प्रशांत किशोर की वजह से और इंडिया ब्लॉक में भी है। जिस पार्टी ने आज से 34 साल पहले कमान संभाली प्रदेश की और उसके बाद लगभग 15 साल तो बिहार में और उसके बाद 5 साल सेंटर में राज किया, तो उस पार्टी को यह खतरा है कि प्रशांत किशोर हरवा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट है। जो राजनीति का सिद्धांत काशीराम ने दिया था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो यहाँ तो प्रशांत किशोर दूसरे ही स्टेप से शुरू कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव ने कहा, जब एमओआई समीकरण के बारे में पूछा गया तो वो बात को उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। आप सीधे सीधे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आपका समीकरण टूट गया एमओआई का? आप एक कोई भावनात्मक मुद्दा उठा लेंगे मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ और चाहेंगे कि उसके आधार पर आपको 100% समर्थन मिल जाए, ये तो अब नहीं होने जा रहा है। आपको राजनीतिक स्टैंड भी उसमें क्लियर करना होगा, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा अटैक किया है कि आप कौम की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। आज तो मुख्य क्या है? मुख्य तो राजनीतिक भागीदारी का है, हिस्सेदारी का है कि जो पावर स्ट्रक्चर है उस पावर स्ट्रक्चर में किसी भी समुदाय की क्या भागीदारी है। आज सारी जातियां इसी के लिए तो लड़ रही हैं, तो आप दुगनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। आपका समीकरण बिगड़ गया, इस बात को भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये अच्छी बात है कि सुरेंद्र यादव ने एक्सेप्ट किया कि प्रशांत किशोर हमको हरवा सकते हैं। ये नतीजा तो आया कि अमजद को 17,000 वोट आ गए, मोहम्मद अमजद को, लेकिन इस चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप जहां मुसलमान दीजिएगा वहां नहीं देंगे, लेकिन जहां आप नहीं दीजिएगा और आबादी ज्यादा होगी हम देंगे, तो वहां वो देंगे 40 मुसलमान, हाँ, और वो देंगे तो उसको वोट देने से कैसे रोक लीजिएगा? आप अगर लालू यादव के और तेजस्वी यादव ने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है और वहां प्रशांत किशोर का मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक ठाक सामाजिक कार्य करता है, उसकी पकड़ है और प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे हैं, तो कोई कैसे रोक लेगा उसको वोट देने से? बिल्कुल, आप इस बात को ठीक करिए ना। आप उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इमामगंज में भी देखिए जितेंद्र पासवान को जो मत आया है वो सिर्फ पासवान का मत थोड़े है, उसमें मुसलमानों का मत है, उसमें सवर्णों का मत है, इसलिए तो भाई एनडीए में चिंतित हो रही है। ये यादव का वोट जैसे गया रामगढ़ में और दूसरी जगह भी जाएगा ना, जहां आप यादव कैंडिडेट नहीं देंगे और दूसरा दो अलायंस में एनडीए हो या आपका जो प्रतिद्वंदी दो ताकतें होंगी, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और एनडीए की 5-6 पार्टियां, अगर वो भी यादव उतारेंगे चुनाव में, तो जहां आपका यादव नहीं है वहां तो यादव उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि उसके साथ दूसरे वोट जुड़ रहे हैं और वो चुनाव जीत सकता है, तो आज तो हर आदमी, हर जाति अपनी संख्या बढ़ाने के हिसाब से वोटिंग कर रही है ना, कि हमारा ज्यादा विधायक जीतेगा तो हमको फायदा होगा, तो आप उसको नहीं रोक सकते। कास्ट का जो हम लोग बार बार कहते हैं कि टूट रहा है, कोई जाति किसी एक पार्टी से बंध के नहीं रहनी। एनडीए की ओर चलते हैं। जीतन राम मांझी तो अभी बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आनंद मोहन ने बोलना शुरू कर दिया। चिराग जी, क्या आप पासवान के नेता हैं? आप क्यों नहीं गए इमामगंज? आप एनडीए में हैं, प्रेस्टिजियस सीट थी, और यदि आप पासवान के नेता हैं तो 37,000 वोट जितेंद्र पासवान को कैसे आ गया, यह बात तो आपको प्रमाणित करनी होगी। तो देखिए, एनडीए में भी घमासान है कि इमामगंज में जनसुराज प्रशांत किशोर की उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,000 मत कैसे आया। ये प्रशांत किशोर ने तो खतरे की घंटी बजाई दी है। 1 महीने 1.5 महीने की पार्टी है, 10% वोट आया है, और उसमें भी जो खासतौर से जिस इमामगंज सीट की हम लोग बात कर रहे हैं वहां तो 37,000 वोट आया। 37,000 वोट, आपने ठीक कहा कि वो कोई पासवान का खाली वोट नहीं है, उसमें फॉरवर्ड्स के भी वोट हैं, जो एनडीए का वोट था, पासवान भी एनडीए का वोट है, मतलब ये दोनों एनडीए के वोट हैं। जो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को हरा दिया या इंडिया ब्लॉक को हरा दिया और बीजेपी की बी टीम है, उनको इमामगंज का नतीजा देखना चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी जीत गई है, जीतन राम मांझी की बहू जीत गई है, लेकिन वहां संभावना ऐसी थी कि प्रशांत किशोर की वजह से वो चुनाव हार जाएंगे। ऐसी ही संभावना रामगढ़ में भी थी कि प्रशांत किशोर की वजह से अशोक सिंह चुनाव हार जाएंगे। तो एक तो ये प्रशांत किशोर वाली क्लियर होना चाहिए स्थिति कि वो आरजेडी और इंडिया को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं या एनडीए को ही हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने जीतने या अपना एक मार्क बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा चिराग पासवान की इंटीग्रिटी पर सवाल है कि भाई आपकी ईमानदारी सवालों के घेरे में है। या तो आप पासवान के नेता नहीं है, या अगर पासवान के नेता है तो आपने एनडीए के साथ धोखा किया है। यही दो बातें होंगी। आप पासवान के नेता नहीं है तो नहीं है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है, फिर आपकी क्या प्रासंगिकता है? और है और धोखा कर रहे हैं तब भी आपकी क्या जरूरत है? जब आप रह के अलायंस में रह के और धोखा करेंगे तो अब पहले आपने खुले तौर पर किया, जब आप उस समय एनडीए की एक पार्टी को आपने कहा कि हम बीजेपी को जितवाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाएंगे, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, कहा कि आप नीतीश कुमार को हरवा रहे थे 2020 में।
तो एक बार आप खुले तौर पर लड़ रहे थे, आप दूसरी बार आप छद्म रूप से जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। तो ये दोनों सवाल जो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली आनंद मोहन ने ये पूछा है, ये कटघरे में खड़ा किया उनकी ईमानदारी को कि आप बताइए नेता है कि नहीं है, और नेता है तो फिर कैसे वोट आ गया जितेंद्र पासवान को।